मेवाड़ का गोहिल वंश इतिहास भाग 2। कर्नल टॉड के अनुसार गोहिल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य भील शासकों के हाथों मारा गया। भीलों ने गोहिलों से अपना ईडर राज्य वापस लिया। यह भील राज्य किशोरावस्था में गुह ने ईडर भील राजा का वध कर हथी आया था। नागादित्य का पुत्र बप्पा मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध शासक है। बप्पा, जिसे बापा भी कहते हैं, नागदा के समीप पशु चराता था। बहुत अधिक पशु देने वाली गायों के थनों में शाम को वापस आने पर दूध न निकलना, रहस्य जानने बप्पा का उसके पीछे जाना, निर्जन कंदरा में शिवलिंग पर वह हरित ऋषि को दूध प्रदान करते देखना, बप्पा द्वारा उस ऋषि की सेवा व ऋषि का प्रसन्न होकर महादेव से मेवाड़ राज्य मांगना व मौर्यों से मेवाड़ का राज्य वापस लेने का आदेश तथा 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं का खजाना बताना एवं नागदा के सोलिंग की राजा की कन्या व जंगल में खेल खेल में विवाह, बप्पा द्वारा पहाड़ों पर शरण लेना इत्यादि बातें हमें कर्नल टॉड किंवदंती के रूप में बताता है। संभवतः यह इतिहास में सही है या नहीं। बप्पा के बारे में कहा जाता है कि वह 4 बकरे खाता था, 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था, 32 मन का खड्ग रखता था। ये भी किंवदंतियाँ हो सकती है। बापा द्वारा मौर्यवंशी राजा मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार करना, मेवाड़ के गोहिल चित्तौड़ के मौर्यों, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों, अनिलवाड़ पाटन के चालुक्यों, मालवा के परमारों, सांभर के चौहानों के करत सामंत रहे। उनका स्वतंत्र राज्य नहीं रहा। बापा के उत्तराधिकारियों में से भोज के समय शांति एवं महेंद्र के समय भीलों द्वारा भूमि छीनना व उसकी हत्या करना, नाग का शासन नागदा के आसपास रहा। शिलादित्य पराक्रमी अपराजित शासक द्वारा गोहिलों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करना। कालभोज के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। खुमान प्रथम द्वारा मुस्लिमों का प्रभुत्व कम करने के लिए संघर्ष व उसमें सफलता प्राप्त करना। मतट से महायक तक हमें पराभव काल मिलता है। इस समय राष्ट्रकूट व प्रतिहारों की शक्ति में वृद्धि तथा गोहिल उनके सामंत बने। खुमान तृतीय, जिसका शासनकाल 877 से 926 माना जाता है, द्वारा पुनः प्रतिष्ठा व राज्य विस्तार करना। भृतभट्ट द्वितीय के समय यथास्थिति रही। अल्लड़ द्वारा परमार शासक देवपाल को पराजित कर गोहिलों की सैनिक शक्ति को सम्मानजनक रूप से बढ़ाना। नरवाहन द्वारा राज्य सुदृढ़ रखने का प्रयास करना तथा उसे पुनः ग्रहण करना अर्थात परमार नरेश मुंज द्वारा चित्तौड़ दुर्ग व आसपास पर अधिकार, जिससे उनका पराभव हुआ। चालुक्यों द्वारा परमार परास्त हुए एवं उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चालुक्य शासक सिद्धराज व कुमारपाल के समय चालुक्यों का मेवाड़ पर अधिकार रहा। इसी दौरान बीच में जो शासक रहे उनका हमें विशेष जानकारी नहीं मिलती है। वैर सिंह व विजय सिंह द्वारा पुनः आहड़ क्षेत्र पर अधिकार व अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना। 1171 ईस्वी में
सामंत सिंह सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वह चालुक्य शासक अजयपाल को परास्त कर मेवाड़ की पुनः प्रसिद्धि स्थापित की। जालौर के चौहान शासक व संस्थापक कीर्तिपाल द्वारा उसे परास्त किया गया तथा उसके छोटे भाई कुमार सिंह द्वारा चालुक्यों व चौहानों की पराजय हुई। इसमें सुसुध्य सरदार भुवनपाल ने उसकी सहायता की। इसके बाद पद्म सिंह व जेत्र सिंह 13वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शासक रहे। मेवाड़ के शासक मोहम्मद गोरी व कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमणों से मुक्त रहे, क्योंकि इस दौरान दिल्ली पर चौहानों का शासन था और उन्होंने इन शक्तियों का सामना किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। जेत्र सिंह के समय चौहान वंशीय शासक उदय सिंह, जिसका शासन नाडोल पर था, जेत्र सिंह से आक्रमण से बचने के लिए उसने अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर मेवाड़ से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे नाडोल के चौहानों और मेवाड़ के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। जेत्र सिंह द्वारा नाडोल चौहान शासक उदय सिंह को पराजित करने से जो वैमनस्य पैदा हो गया था, वह वैमनस्य इस विवाह संबंध से समाप्त हो गया। जेत्र सिंह का समकालीन गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय अल्पवयस्क था। उसके शासन की बागडोर बघेल वंशीय लवण प्रसाद और उसके पुत्र वीर धवल के हाथों में था। वास्तुपाल एवं तेजपाल नामक भाई उसके मंत्री, जिन्होंने उसकी स्थिति मजबूत की। ये जेत्र सिंह से मैत्री के इच्छुक थे ताकि तुर्क शासकों की शक्ति कम की जा सके, पर जेत्र सिंह द्वारा प्रस्ताव ठुकराया गया। इस समय दिल्ली पर सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था। 1222 ईस्वी से 1229 ईस्वी में मेवाड़ पर इल्तुतमिश की सेना ने आक्रमण किया, जिसकी जानकारी हमें जय सिंह सूरीकृत हमीर मद मर्दन से मिलती है। यह उसका स्रोत है और इसमें यह बताया गया है कि इसमें इल्तुतमिश की सेना पराजित हुई, किंतु तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकार द्वारा लिखित फारसी ग्रंथ इस संबंध में मौन है। नागदा जो मेवाड़ की राजधानी थी, पर मुस्लिम आक्रमण होने के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गई। इस कारण गोहिलों ने अपनी राजधानी चित्तौड़ के बनाया, जो कई शताब्दियों तक मेवाड़ की राजधानी रही। चीरवा अभिलेख से इस आक्रमण की व नागदा शहर का नष्ट होना और नगर के दुर्गपाल के मारे जाने की हमें जानकारी मिलती है। आबू शिलालेख से जेत्र सिंह की सिंध शासक नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ संघर्ष, कुबाचा मोहम्मद गोरी का सिपह सालार था, जिसने सिंध पर अपने अधिकार में जब रखा था। अंतिम दिनों में सुल्तान नासिरुद्दीन कुबाचा का दिल्ली के साथ संघर्ष हुआ। फरिश्ता के अनुसार 1248 ईस्वी में ये घटना है। मिनहाज उस सिराज के अनुसार बलबन ने 1253 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1253 ईस्वी के बाद जेत्र सिंह की मृत्यु व उसके पुत्र तेज सिंह ने मेवाड़ की ख्याति बढ़ाई। तेज सिंह के काल में कई भवनों व मंदिरों का निर्माण किया गया। तेज सिंह के बाद समर सिंह मेवाड़ का शक्ति संपन्न शासक बना। पद्मनाभ रचित कानड़दे प्रबंध, जैन ग्रंथ तीर्थकल्प व रणकपुर मंदिर के शिलालेख से उसका
अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ संघर्ष का विवरण, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को परास्त कर चित्तौड़ की विजय की जानकारी मिलती है। उसके काल में कला साहित्य का विकास हुआ। पद्म सिंह, केल सिंह, कल्हण, करम सिंह जैसे शिल्पकार व रत्नप्रभ सूरी, पार्शचंद्र भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र जैसे विद्वान उसके समय में हुए। समर सिंह के बाद रत्न सिंह मात्र 1 वर्ष शासक रहा। उसकी पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार किया। रतन सिंह के बाद रावल शाखा का अंत हो गया और सिसोदिया वंश का प्रारंभ हो गया। यद्यपि ये जो घटना है पद्मिनी वाली, ये हमें मलिक मोहम्मद जायसी जो शेरशाह के काल में हुआ, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत से मिलती है। बाकी हमें इसके बारे में ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। इस तरह हमें गोहिल एवं उसके उत्तराधिकारियों द्वारा मेवाड़ में लंबे समय तक शासन करने का वर्णन हमें विभिन्न ग्रंथों एवं शिलालेखों में मिलता है।